अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फैक्टर्स अफेक्टिंग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। लास्ट वीडियो में हमने लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, तो आज हमने उनके फैक्टर्स को डिस्कस करना है। लेकिन इससे पहले आपको लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस का पता होना चाहिए, लिहाजा आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में गिवन है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस का। आप उसको पहले समझ लीजिए, फिर आपको फैक्टर्स की बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स आज हमने डिस्कस करनी है। पहला फैक्टर है जी साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, या इसको हम कह सकते हैं साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, क्योंकि जितना एटम का साइज़ ज़्यादा होगा उतना एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी ज़्यादा होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एटम का साइज़ मोस्टली डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे, इलेक्ट्रॉनों पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की अरेंजमेंट न्यूक्लियस के गिर्द होती है। तो इसलिए एटम का साइज़ इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहलाता है। तो जितना साइज़ ज़्यादा उतना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी ज़्यादा। तो इसको एक ही फैक्टर में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा फैक्टर जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है और वो किस तरह से अफेक्ट करेंगे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पे। तीसरा फैक्टर जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे दैट इज सरफेस एरिया फॉर इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। तो चलते हैं पहले फैक्टर की तरफ, जो कि साइज ऑफ एटम या मॉलिक्यूल और साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। हमने अभी बात की, हमने कहा कि जितना एटम का साइज ज़्यादा होता है उतना एटम में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी ज़्यादा होता है। जितनी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा उतना एटम में पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। व्हाट इज़ पोलराइजेबिलिटी? पोलराइजेबिलिटी एक ऐसी टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं कि जिसमें उस एक्सटेंट को, उस हद को मेजर किया जाए कि किस हद तक एटम पोलराइज हो सकता है। एटम में जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे एटम उतना पोलराइज हो सकता है। जितने एटम में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी एटम उतना कम पोलराइज हो सकता है। तो पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा उतनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। मोर इज़ द साइज, मोर इज़ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, हेंस मोर इज़ द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एटम। यानी जितना एटम का साइज ज़्यादा होगा उतना एटम का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा। जितना एटम का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा उतना वो पोलराइज हो सकेगा। तो जितनी एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा उतना एटम का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टोर्ट हो सकेगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड राइट साइड पे और न्यूक्लियस लेफ्ट साइड पे, ये दोनों साइड्स पे आ जाएंगे और डाइपोल क्रिएट हो जाएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल जिसे हम कहते हैं। तो जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा उतना एटम पोलराइज ज़्यादा हो सकता है, उतना मॉलिक्यूल पोलराइज ज़्यादा हो सकता है, उतनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। तो साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। तो जितनी पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होगी उतनी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी ज़्यादा होंगी। अगली बात की तरफ चलते हैं। साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल टॉप टू बॉटम हमने पढ़ा हुआ है कि जब छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब आते हैं एटम का साइज़ बढ़ता है तो मॉलिक्यूल का साइज़ भी जैसे जैसे बढ़ेगा वो भी इसी तरह होगा। तो एटम का साइज़ ग्रुप में टॉप टू बॉटम बढ़ता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी बढ़ता है। जैसे जैसे एटम का साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ता है। तो नोबल गैसेस और हेलोजेंस का ट्रेंड हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं, आपने ध्यान से इसका समझना है। तो टॉप टू बॉटम आते हुए क्या क्या होता है? सबसे पहले एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ेगा वैसे वैसे पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ेगी। जैसे जैसे पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी बढ़ेंगी। जितनी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा उतनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा, उतनी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगी। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का इनसे क्या ताल्लुक है? हमें ये बात पता है कि जितनी एक मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है उतने वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं। जितने वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जितना उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन जाता है उतना उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो जितनी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स जितनी स्ट्रॉन्ग हुई उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूल का ज़्यादा हो गया। इसका मतलब टॉप टू बॉटम आते हुए एक मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ रहा है, एक एटम का साइज़ बढ़ रहा है। जब एटम का साइज़ बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ रहा है। जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ रहा है तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है। जब पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है तो उसकी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी क्या हो रही हैं? बढ़ रही है। क्योंकि जितना एटम पोलराइज हो सकता है उतना उसमें डाइपोल इंड्यूस हो सकता है। जितना उसमें डाइपोल इंड्यूस हो सकता है उतनी उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स ताकतवर होगी और उतना उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। डिस्कस करते हैं कि जितना रीज़न लिखा हुआ है एंड पे हमने कि किस तरह वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो। मोर इज़ द साइज, मोर इज़ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, लोअर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ये बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान उतनी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जितना साइज ज़्यादा होगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला गया ना,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला गया तो दोनों में अट्रैक्शन कम होगी। जब दोनों में अट्रैक्शन कम हो गई तो इसका मतलब कि फिर हम ये कह सकते हैं कि उस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को पोलराइज करना आसान हो गया, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा उतना उसको पोलराइज करना मुश्किल होगा, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उतना उसको पोलराइज करना जो है वो आसान होगा। तो दिस वाज द रीज़न कि किस तरह मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के साथ। अगली बात की तरफ चलते हैं कि आप ये टेबल देख सकते हैं कि हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, रेडोन जो कि नोबल गैसेज हैं, इनमें सबसे ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रेडोन का है, दैट इज़ -71 मेल्टिंग पॉइंट एंड -62 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट रेडोन का, और सबसे कम हीलियम का है, क्योंकि हीलियम के केस में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज आर वेरी वेरी वीकेस्ट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हीलियम में एग्जिस्ट करती है अमंग नोबल गैसेज। नोबल गैसेस के दरमियान हीलियम सबसे कमज़ोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले लंदन डिस्पर्शन फोर्स सबसे कमज़ोर है नॉन पोलर मालिक्यूल में, क्योंकि हमें पता है कि नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक मालिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट करती हैं, एटम के तौर पे तो एग्जिस्ट नहीं ना करती, वो स्टेबल होती हैं, जो स्टेबल होता है वो मालिक्यूल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोनो एटॉमिक मालिक्यूल के तौर पर एग्जिस्ट करने वाली ये गैसेस जो हैं ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस शो करती हैं, इनके दरमियान नॉन पोलर मालिक्यूल्स होने की वजह से लंदन डिस्पर्शन फोर्स एग्जिस्ट करती है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रेडोन के, क्योंकि उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग लंदन डिस्पर्शन फोर्स जो है वो मौजूद है। चलते हैं हैलोजेंस की तरफ। हैलोजेंस के जो मालिक्यूल हैं, इन मालिक्यूल्स में भी बिल्कुल सेम वही ट्रेंड है। इनके साथ हम इनके फिजिकल स्टेट्स को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि नोबल गैसेस तो सारी गैसेस थी, उनके हम फिजिकल स्टेट डिस्कस नहीं करते होते, लेकिन हैलोजेंस की फिजिकल स्टेट को हम डिस्कस करेंगे। फ्लोरीन एग्जिस्ट एज अ गैस, क्लोरीन एग्जिस्ट एज अ गैस, लेकिन जो ब्रोमीन है वो एग्जिस्ट करता है एज अ लिक्विड एंड आयोडीन एग्जिस्ट एज अ सॉलिड। ऐसा क्यों है? वाई इज दिस सो? क्योंकि ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं एटम का साइज बढ़ता है, तो ये डायटोमिक मालिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। क्लोरीन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके Cl2 बना लेगा, और फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके F2 के तौर पे एग्जिस्ट कर सकता है, इन केस रेयरली होता है लेकिन कर सकता है, और आयोडीन आयोडीन के साथ रिएक्शन करके I2 बना लेगा, ब्रोमीन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके Br2 बना लेगा। तो हम इनके डायटोमिक मालिक्यूल्स में थोड़ी सी ना लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को डिस्कस करते हैं। तो जैसे हम क्लोरीन पे जाएंगे, क्लोरीन का साइज़ छोटा होगा, फ्लोरीन का साइज़ छोटा होगा। जब इनके साइजेस छोटे हैं तो छोटे साइज़ होने की वजह से इनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी वीक होंगी, क्योंकि इनकी पोलराइजेबिलिटी कम है। जितनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी उतनी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होगी। पोलराइजेबिलिटी मैंने आपको भी बता दी है, दोबारा पीछे जाके आप उसको समझ सकते हैं। तो फ्लोरीन गैस, क्योंकि उसमें पोलराइजेबिलिटी कम है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कम है। क्लोरीन गैस, उसमें पोलराइजेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस थोड़ी सी ज़्यादा हैं। ब्रोमीन लिक्विड, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी मजीद बढ़ गई, मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आ गए, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस मजीद बढ़ गई, इंट्रैक्शन बढ़ गई, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और आयोडीन इज अ सॉलिड बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीजेस टू अ एक्सटेंट, और ज़्यादा बढ़ गई हैं और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया मालिक्यूल को। तो ये थे हैलोजेंस के। अमंग हैलोजेंस आयोडीन इज द मोस्ट पोलराइजेबल ड्यू टू इट्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ता है, एटम का साइज बढ़ता है, तो जब एटम का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी बढ़ेंगी। तो आगे चलते हैं, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम चलते हैं अगले फैक्टर की तरफ, कि एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो किस तरह से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को जो है वो अफेक्ट करते हैं। एक मॉलिक्यूल जो कि छोटे साइज़ का है उसमें नंबर ऑफ एटम ऑब्वियसली कम होंगे, एक मॉलिक्यूल जो कि उससे बड़े साइज़ का है उसमें नंबर ऑफ एटम थोड़े से ज़्यादा होंगे। जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ता जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन वगैरह, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ रहा है वैसे वैसे हम ये कहते हैं कि इनमें नंबर ऑफ एटम्स की तादाद बढ़ रही है। मीथेन में देखें ना 5 एक कार्बन का और 4 हाइड्रोजन के एटम है, इथेन में देखें 2 कार्बन के और 6 हाइड्रोजन के, टोटल 8 एटम है। तो इसका मतलब जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे एटम्स की तादाद बढ़ रही है। जितने एटम्स मॉलिक्यूल में ज़्यादा होंगे उतना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी तो ज़्यादा होगा, और जितना एटम मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा उतनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा है उतनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है। तो ऐसे ही होता है ना कि मीथेन गैस है, इथेन गैस है, आगे वो फिर फर्स्ट 5 मेंबर गैसेज होती हैं, उसके बाद लिक्विड होना शुरू हो जाती है, फिर लिक्विड के बाद हायर हाइड्रोकार्बन जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो सॉलिड के तौर पे भी एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मोर इज़ द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल
more is electronic cloud, more is polarizability, more is London dispersion forces and more is melting and boiling point। तो जितनी London dispersion forces होंगे मॉलिक्यूल करीब आते जाएंगे, गैसेस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बनते जाएंगे। ये दूसरा फैक्टर था। तीसरे फैक्टर की तरफ जाते हैं कि जो हमें बताता है कि सरफेस एरिया फॉर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन किस तरह से जो है वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को ज़्यादा करती हैं। देखें, अगर कोई मॉलिक्यूल फ्लैट है, बिल्कुल प्लेन है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है, पेंटेन की एग्जांपल ली है। पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं, बचपन में पढ़ लिया था 10th क्लास में। पेंटेन नॉर्मल, पेंटेन आइसो और पेंटेन नियो, यानी नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन और नियो पेंटेन, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं पेंटेन के आइसोमर्स की। अब ये जो तीनों आइसोमर हैं, इसमें से एक आइसोमर ऐसा है जो एक स्ट्रेट चेन है, बिल्कुल सीधी चेन, नॉर्मल पेंटेन, जिसमें 5 कार्बन बिल्कुल सीधे सीधे लगे हुए हैं, और दूसरा आइसोमर है जिसमें एक कार्बन दरमियान में किसी ब्रांच के ऊपर लग गया। तीसरा आइसोमर है जिसमें एक कार्बन सेंटर में मौजूद है और बाकी 4 कार्बन उसके सराउंडिंग में मौजूद है। अब सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन होगी पॉसिबल, वो पॉसिबल किस में हो सकती है? जिसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है, और हमें नज़र आ रहा है इस मॉलिक्यूल में कि सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया मौजूद है नॉर्मल पेंटेन में। नॉर्मल पेंटेन में सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया मौजूद है, और आइसोपेंटेन में उससे कम सरफेस एरिया मौजूद है, और नियोपेंटेन में सबसे कम सरफेस एरिया मौजूद है फॉर अट्रैक्शन विद अदर्स। जैसे ये समझ लेना कि मेरा हाथ है, इस हाथ की अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। अगर मैंने इसको ऐसे कर लिया, अट्रैक्शन कम होगी, लेकिन ये अंगूठा भी बाकी अट्रैक्शन थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर मैं इसको भी बंद कर लूँ तो अट्रैक्शन मज़ीद कम होगी। इसी तरह आप देखिए, नॉर्मल पेंटेन में अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, सरफेस एरिया ज़्यादा है, और आइसोपेंटेन में उससे कम होगी, सरफेस एरिया थोड़ा कम हो गया। नियोपेंटेन में सबसे कम होगी, सरफेस एरिया सबसे कम। इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? जिसकी अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, जिसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, जिसकी लंदन डिस्पर्शन फोर्स सबसे ज़्यादा है। जिसमें अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगी उसकी लंदन डिस्पर्शन फोर्स सबसे ज़्यादा होगी, और उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। हम देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो कि पेंटेन का है, नॉर्मल पेंटेन का, स्ट्रेट चेन वाले का, दैट इज़ 36.3। बॉइलिंग पॉइंट जो कि 2 मिथाइल ब्यूटेन यानी आइसोपेंटेन का है, दैट इज़ 27.9, और बॉइलिंग पॉइंट जो कि 2 डाई मिथाइल प्रोपेन यानी नियोपेंटेन का है, दैट इज़ 9.5 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे अट्रैक्शन कम हो रही है, सरफेस एरिया कम हो रहा है, वैसे वैसे लंदन डिस्पर्शन फोर्स कम हो रही है, और इसका मतलब कि एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आ जाए तो आप इसका आंसर कर सकते हैं कि लंदन डिस्पर्शन फोर्स की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर आपके जहन में इन फैक्टर्स के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन विदाउट एनी कन्फ्यूजन। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।